बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर के जो इलाके अपनी खूबसूरती, अपनी कशिश की वजह से मुझे अपनी तरफ खींचते चले आते हैं, उनमें से एक मुकाम धीर कोट का भी है। धीर कोट का जो जंगल है उसकी पुरअसरारियत को बहुत शायद कम लोगों ने महसूस किया होगा। सिर्फ उन लोगों ने महसूस किया होगा जिन्होंने वहाँ रात क़याम किया। मैं सबसे पहली मर्तबा 2006 में वहाँ गया तो उस वक्त जो टूरिज़म का हट था उसके अंदर मैंने क़याम किया, लेकिन मुझे शायद उसकी पुरअसरारियत का इतना अंदाज़ा ना हो सका। फिर उसके 2-3 बरसों के बाद मैंने वहाँ एक रात क़याम किया फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, जो चारों तरफ से बुलंदो बाला और घने दरख्तों में घिरा हुआ है और दूर से शायद वो नज़र ही नहीं आता। वहाँ जब क़याम किया तो पूरा दिन वहाँ गुजारा, रात वहाँ बसर की, तो फिर मुझे उस जंगल की पुरअसरारियत की असल हकीकत का इदराक हुआ। एक दफ़ा जब ज़ाहिर है कि फिर मैं तकरीबन हर साल 2 साल बाद वहाँ जाता हूँ, एक रात का क़याम होता है। फैमिली के साथ भी गया, दोस्तों के साथ भी गया। तो एक मर्तबा तो ये कोविड के दिनों की बात है कि कोविड के 1.5-2 साल जब टूरिज़म बंद रही, तो जब टूरिज़म दोबारा बहाल हुई तो सबसे पहला शायद टूरिस्ट मैं ही था जो वहाँ पहुँचा। तो बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ कि जब हम कोहाला के रास्ते से डिस्ट्रिक्ट बाग के अंदर दाखिल होने लगे, ये धीर कोट दरअसल डिस्ट्रिक्ट बाग की एक तहसील है, तो वहाँ कोहाला से एक रास्ता मुजफ्फराबाद को जा रहा है और एक बाग की तरफ जाता है, जो धीर कोट पहला मुकाम आता है। वहाँ पे आपको यानी कि जो नॉन कश्मीरीज़ हैं उनको अपनी एंट्रीज़ करवानी पड़ती हैं, अपने शनाख्ती कार्ड का अंदराज करवाना पड़ता है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ था वहाँ, जब वो इंदराज करने लगे तो उस रजिस्टर को देखा तो उसके ऊपर एक माने हमल ख़वातीन के टीका जात का वो या ख़वातीन के टीका जात का रजिस्टर लिखा पड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर हमारा इंदराज किया जा रहा था। मैंने बड़े गौर से देखा कि ये ख़वातीन के टीका जात के इंदराज के रजिस्टर के ऊपर हमारा इंदराज क्यों हो रहा है। तो मैंने अज़रा तफन्नन उस जो पुलिसमैन से पूछा, मिस्टर ये क्या, कोई हमें टीका शिका तो नहीं लगाने लगे? तो वो भी हंस के बोला कि सर जी आप तो मेहमान हैं, वैसे हमारा काम ही टीका लगाना है, तो लेकिन आपको नहीं लगाएंगे। तो फिर उसने वजाहत की कि ये कोविड के दिनों में यहाँ एक सेंटर बना हुआ था टीका लगाने के लिए या उनके इंदराज के लिए जिनको कोविड के टेस्ट के हवाले से मसला था। तो ये जो रजिस्टर है उनके फालतू बचे हुए थे, तो हम इसके ऊपर इंदराज कर रहे हैं। तो फिर मुझे ख़याल आया कि इसका मतलब है कि बेचारे पुलिस के महकमे की हालत हर जगह पर एक जैसी है कि जिनको प्रॉपर तरीके से सरकारी तौर पर स्टेशनरी भी शायद फराहम नहीं की जाती। खैर, ये तो एक अज़ाफ़ी वाक़या था जो आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो इस दफ़ा ये गुज़श्ता कोई 8-10 दिन पहले मैं फ़ैमिली के साथ वहाँ दोबारा गया। ज़ाहिर है कि मैंने जैसे बताया कि हर 2 साल बाद मेरा जाना होता है। इस दफ़ा हमने रूट ज़रा और तरह का लिया। पहले हम इधर आज़ाद पत्तन के रास्ते से मंजूसा में जाकर एक रात क़याम किया, फिर मंजूसा से हम धीर कोट की तरफ गए। रास्ते में ये पूरा एक ख़िज़ां का मौसम है। पंजाब में तो पूरी बहार आ चुकी है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ज़रा बहार देर से उतरती है। जिस तरह सूरज वहाँ देर से तुलू होता है, इसी तरह वहाँ बहार भी कदरे लेट आती है। तो वो अभी वहाँ ख़िज़ां का मौसम पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। कहीं कहीं किसी न किसी जगह पे आपको फूल खिले हुए ज़रूर नज़र आएंगे, या वो दरख्त आपको सरसब्ज़ो शादाब नज़र आएंगे जो फॉर एवर ग्रीन होते हैं। तो वो तो हर जगह मौजूद हैं, वो भी काफ़ी तादाद में नज़र आए जगह ब जगह। लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर ख़िज़ां का मंज़र आपको हर जगह नज़र आएगा, जिसका अपना एक हुस्न है। हम रावलाकोट से निकले तो अर्जा आया। अर्जा जो है बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा मुकाम है जो एक अच्छा खासा कस्बा है, और वहाँ पे बाग और उसके आगे शायद मकबूजा कश्मीर से आने वाला एक नाला है बहुत बड़ा, जिसका पार्ट दरिया की तरह का लगता है, लेकिन आजकल पानी उसमें कम था। उसको नाला महल कहते हैं, महल या महल। तो ये बड़ा वसी और अरीज़ नाला है जो बहुत दूर से आकर फिर पूरे कश्मीर के इलाके से आकर आगे चलकर कहीं किसी दरिया में चला जाता है।
इस नाले के वाले से भी मुझे याद आया कि गुज़श्ता कोई 4-5 साल पहले हम अपने दोस्त जो एडिशनल सेशन जज हैं मलक तनवीर साहब, तो उनके साथ इधर डिस्ट्रिक्ट बाग के टूर पर हम आए थे। तो यहाँ बाग के अंदर उनके एक कोलीग अरबाब साहब जो वहाँ पे एडिशनल सेशन जज थे, उनकी हमें मेहमानी में कुछ टाइम गुजारना पड़ा। तो वो अपने घर जब ले गए तो उन्होंने अपने खानों में एक चटनी मखसूस किस्म की पेश की और कहने लगे कि आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें खाएं, ये चटनी जब आप साथ खाएंगे तो आपकी हर चीज़ हज़म हो जाएगी, ये हमारे इलाके की सौगात है। मैंने कहा जी ये क्या, ये पुदीना टाइप लग रहा है? कहते नहीं, पुदीना नहीं है, ये नाला महल के अंदर एक ख़ास किस्म की खुद रो बूटी है। वो पुदीना टाइप हुई होती है लेकिन बड़ी शाखों में होती है। तो वो यहाँ के मुकामी लोग सारे के सारे खानों में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत हाज़मेदार हैं और बिलखसूस जो चीज़ गलती ना हो, दाल वगैरह, तो ख़वातीन उसके अंदर एक शाख इसकी डाल देती हैं। इसको वो बबरी कहते हैं। तो नाला महल के अंदर जहाँ कहीं भी सब्ज़ा आपको नज़र आएगा तो उसके साथ साथ आपको बबरी खुद रो बूटी की शक्ल में आपको ज़रूर नज़र आएगी। और ये खाने के वाले से पुदीना का एक बेहतरीन नेमुल बदल है वहाँ का। अरजा से जब हम आगे निकले तो एक लंबा बाज़ार था, बड़ा तवील, 2 फरलांग लंबा तवील अरजा में बाज़ार आपको नज़र आता है। आगे निकले ज़िग ज़ैग रास्ते, ऊपर नीचे चीड़ के दरख्त बड़े खूबसूरत, देवदार दरख्त बुलंदो बाला, रास्ता बड़ा खूबसूरत। आप चलते जाएं तो फिर धीरकोट आने से कुछ किलोमीटर पहले गाज़ीबाद का भी एक मुकाम आता है। एक सड़क नीचे से उतर रही है। वो मुकाम कौन सा है कि जो सरदार अब्दुल कयूम ख़ान जो सदर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के, तो और उनको मर्द मुजाहिद या पहला मुजाहिद कश्मीर का भी कहा जाता है, जिन्होंने नीला बट के मुकाम पर पहली आज़ादी के वाले से गोली चलाई थी। ये उनका मुकाम है। सरदार अतीक साहब जो उनके बेटे हैं, ये उनके रहायशगाह का इलाका है। वहाँ से जब आगे गए तो कुछ ही लम्हों के बाद हमें धीरकोट के आसार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल छोटा बड़ा मुनासिब सा शहर, साफ़ सुथरा। आप उसके बाज़ार से गुज़रें तो आप आसानी से गुज़र जाते हैं और 1-2 मोड़ काटें तो फिर शहर एंड हो जाता है। वहाँ शहर के बाज़ार के अंदर आपको तरह तरह की दुकानें नज़र आएंगी, 1-2 होटल भी नज़र आएंगे, आपको फ्रूट की दुकानें नज़र आएंगी, मिठाई की दुकानें नज़र आएंगी, बेकरी की दुकानें नज़र आएंगी, सब्जियों की दुकानें नज़र आएंगी और ख़वातीन बहुत कम तादाद में नज़र आएंगी। यहाँ धीरकोट में जब भी आए तो हमने इस बाज़ार में एक होटल है, वहाँ से एक खाना ज़रूर खाया क्योंकि वहाँ का मगज़ बहुत अच्छा है। और उसके साथ एक बेकरी है, वहाँ बेकरी के बिस्किट और दूसरी अशिया भी बड़ी लजीज़ हैं, बहुत अच्छी बेकरी है। और अब जब यहाँ धीरकोट में देखें, या शायद हर पहाड़ी मुकाम का ये एक कल्चर है कि शाम होने से पहले पहले वहाँ बिल्कुल बेरौनकी हो जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं, उन्होंने वापस जाना होता है, उनकी कोशिश होती है कि वो दिन की रोशनी के अंदर अपना काम करके अपने घरों को लौट जाए। तो शाम होते ही वहाँ एक दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं और बिल्कुल एक बेरौनकी सी हो जाती है। हम जब पहुँचे अपने उस मुकाम जो हमें बड़ा फेवरेट लगता है, धीरकोट जंगल के अंदर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के अंदर, तो बिल्कुल दोपहर का वक्त था। उसके बरामदे के अंदर बिछी कुर्सियों पर बैठ गए और वहाँ एक चौकीदार और केयर टेकर के अलावा कोई नहीं था। बिल्कुल सन्नाटा, चारों तरफ से कुछ सूखे दरख्त, कोई सरसब्दो शादाब दरख्त और लान का दरख्त का सब्ज़ा तो था, लेकिन दूर दराज पहाड़ों के अंदर सब्ज़ा अभी सूखा हुआ था। और परिंदों की आवाज़ें, कौवों की आवाज़ें, बस इसके अलावा और कुछ आपको सुनाई नहीं दे रहा था। खामोशी से वहाँ हमने कुछ वक्त गुजारा, खाना खाया, कुछ देर आराम किया, फिर दोपहर की चाय ली वहाँ पर और फिर जंगल की तरफ चल पड़े। ये वही जंगल है जिसको हमने कई मर्तबा देखा था। उसके अंदर चलते जाएं तो एक अजीब सी पुरअसरारियत आपको नज़र आएगी, एक अजीब सा सुकून आपको नज़र आएगा कि फितरत के नज़ारों के अंदर आप गुम होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो छोटे दरख्त, बड़े दरख्त, तवील दरख्त, छोटे कद के दरख्त, सब का एक शहर आपको बसता हुआ आपको नज़र आएगा। हर तरह के दरख्त आपको नज़र आएंगे और बिल आखिर वो दरख्त आ जाता है जिसका तज़किरा मैंने पहले भी किया था, कि जिसके साथ मुकालमा मैंने किया और अपनी किताब में भी उसको शामिल किया था।
मैं उस मुकालमे को थोड़ा सा मज़ीद दोहरा देता हूँ कि वो चीड़ का बहुत तन आवर बहुत तवील, आप ऊपर सर उठा के देखें तो शायद आप फिर भी ना देख पाएँ, इतना लंबा उसका कद है और चौड़ा उसका तना है। तो उसके साथ मेरा जो मुकालमा हुआ था वो ये था कि जब मैं उसके पास गया था अपनी किताब शजर कहानी लिखने के वक्त, तो उससे मैंने पूछा था कि आप कोई अपने बारे में बताइए, कुछ इस इलाके की, इस शहर की जो जंगल की सूरत में बसा हुआ है और आप इसके बादशाह हो, तो कोई कहानी सुनाओ। तो उसने सुनाई थी कहानी जो मैंने पहले भी शायद जिक्र किया। उसने कहा ये मेरे पड़ोस में छोटा सा दरख्त है, ये आम तौर पर बड़ा नाला रहता था कि बारीक बारीक हमारे पत्थर होते हैं, उतर जाते हैं, हम नंगे नंगे से महसूस होते हैं, और वो देखें दूर एक दरख्त जो आपको सुखचैन का नज़र आता है, तो उसके पत्ते बड़े चौड़े हैं और चमकदार हैं, वो रहते हैं काफ़ी देर तक। तो वो पशेमान रहता था। उसने रब से दुआ मांगी कि मेरे पत्ते ही जैसे कर दो। रब ने उसकी दुआ मंजूर की। तो अगले दिन एक चरवाहा आया, उसने ढांगा उठाया और सारे पत्थर उठाए और अपनी बकरियों को खिला के आगे चला गया। अगले दिन वो फिर नंगा हो गया। फिर वो कहने लगा चलें मैं कुछ करता हूँ। फिर उसने कहा कि अल्लाह कि मेरे जो पत्ते हैं वो शीशों की तरह कर दें, फिर तो नहीं ये खाएंगे। फिर दुआ उसकी कबूल हुई। एक दिन फिर आंधी आई, वो आपस में टकराए, चकनाचूर होकर नीचे गिर गए। फिर वो नंगा हो गया, फिर परेशान हुआ। फिर दुआ मांगी कि अब मैं रब से सोने के पत्ते की दुआ मांगता हूँ, फिर तो नहीं खाएगा कोई, फिर तो नहीं टकराएंगे वो, फिर तो नहीं वो टूटेंगे। तो फिर वो उसकी दुआ कबूल हुई। तो फिर अगले दिन एक लकड़हारा जो अक्सर गुजरता था मेहनत मजदूरी करने के लिए और लकड़ियों का काम करके अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करता था, उसने देखा कि ये तो चमकदार सोने के पत्ते लगे हुए हैं। उसने कहा मुझे क्या ज़रूरत है अपनी मजदूरी करने की। चुनाचे उसने ढांगा उठाया, सारे वो उतारे सोने के पत्ते और बाज़ार में चला गया, बेचकर अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त हमेशा के लिए कर लिया। फिर वो रोने लगा कि या अल्लाह ये क्या। फिर वो समझ गया कि नहीं, फितरत ने, कुदरत ने उसको जिस हालत में पैदा किया था वही उसका असल हुस्न है और उसी पे उसको राज़ी रहना चाहिए। चुनाचे उसने माफ़ी मांगी और फिर अपने असल पत्तों के लिए वापसी की दुआ मांग ली। तो ये उस चीड़ के दरख्त ने मुझे कहानी सुनाई थी। ये कहानी जब वो फिर उसको मैं मिला और उसके थोड़ा सा पगडंडियों के ऊपर और होता हुआ ऊपर चलते गए तो 5-7 मिनट के फासले पर ही हमारी एक हैरानगी की इंतहा न रही कि जब हमें खुले मैदान के ऊपर आ गया, चोटी के ऊपर, और वहाँ क्रिकेट का मैदान बना हुआ था, बिल्कुल छुपा हुआ, ना नीचे से उसके आसार नज़र आते हैं, ना ऊपर से कोई जजमेंट कर सकता है। मुकामी लोगों को, लड़कों को पता होगा यहाँ एक छोटा सा क्रिकेट का मैदान बना हुआ है। तो वो बिल्कुल उसके इर्द गिर्द क्रिकेट की पिचें बनी हुई थी और आई थिंक कि कम से कम वो 6000 फीट से ज़्यादा बुलंदी पर वो मैदान था कि जहाँ पर ये क्रिकेट का खेल शायद होता होगा और उस दिन भी होगा। तो उसके आसार नज़र आ रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरकोट, फिर आगे थोड़ा सा चले जाएं वो नीला भट्ट का मुकाम आ जाता है 4-5 किलोमीटर दूर। रास्ते में एक बड़ा अच्छा पार्क बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बना हुआ है, वो भी जंगल में घिरा हुआ है। तो नीला भट्ट का मुकाम, उसकी हाइट पर एक यादगार बनी हुई है। रेस्ट हाउस भी टूरिज़म का है कि जहाँ पे आप कैंप भी कर सकते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ नीला भट्ट का, जहाँ सबसे पहली आज़ादी 1948 में जो आज़ादी की जंग के हवाले से सरदार अब्दुल कयूम ने पहली गोली चलाई थी। तो आप कश्मीर जाना चाहें, आप लुत्फ़ लेना चाहें, बहार का मौसम हो, ख़िज़ां का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, हर मौसम में कश्मीर का हर मुकाम अपनी कशिश रखता है। लेकिन धीरकोट के जंगल में कभी भी एक रात गुजार के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कश्मीर कितना हसीन है। बहुत शुक्रिया।